हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। आज डेट है 23 जनवरी 2023। तो आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेताजी जयंती और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, जिसे हम ऑफिशियली पराक्रम दिवस भी कहते हैं। अब क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम? क्योंकि 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। वो कब पैदा हुए थे? 23 जनवरी को, विच इज़ इन 1897। कहाँ पे? कटक में। तो ये था हमारा आज का जो डेट है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट है एग्जाम डाटा रिवाइज्ड, ट्रेड डेफिसिट नैरोज बाई $10 बिलियन। यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया कि कितना हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसके बारे में, कि प्रीवियसली कितना था अब कितना है। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए डाटा ज़रूरी नहीं है। क्या है ट्रेड डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट वो कंडीशन है जब हमारी कंट्री में जो बाहर से इंपोर्ट है वो बढ़ जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए। उस कंडीशन को कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट, कि एक्सपोर्ट के बढ़ जाने और इंपोर्ट के कम होने से जो कंडीशन होती है उससे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं ट्रेड डेफिसिट के? यहाँ पे हम दो जो इम्पोर्टेंट कॉजेज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। एक कॉज है कि अगर हमारी कंट्री इतना प्रोड्यूस नहीं कर रही है कि सिटीजन की नीड्स को पूरा किया जाए, तो हम बाहर से वो प्रोडक्ट्स जो हैं जिनकी डिमांड है उनको इंपोर्ट करेंगे। तो उससे इंपोर्ट के बढ़ने से, एक्सपोर्ट के कम होने से ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा है कि अगर हमारे देश की कोई कंपनी बाहर जाके कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, जो प्रोडक्ट्स हमारे देश में लाने ज़रूरी हैं, ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको बाहर मैन्युफैक्चर किया जाता है, जब हम उनको इंपोर्ट करेंगे तभी इंपोर्ट के बढ़ने से ट्रेड डेफिसिट जो है वो कंडीशन कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा एक एडिटोरियल जो है चेंजिंग पॉलिटिक्स इनकम्पैटिबल गवर्नर्स। अब जो ये हमारा एडिटोरियल है थोड़ा पॉलिटिकल है, तो इससे हट के हम डिस्कस करेंगे जो अभी प्रेजेंट प्रॉब्लम चल रही है, और फिर गवर्नर्स के बारे में, उनके जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। अभी जितनी भी ऐसी स्टेट में, जिन स्टेट्स में वो गवर्नमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग है, तो वहाँ पे गवर्नर्स और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक टसल चल रहा है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो कि सेंटर का आप कह सकते हैं एजेंट ऑफ द सेंटर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया गया, जिसको हम आप कह सकते हैं कि उनके रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसी भी स्टेट में। तो जब स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है तो उनके आइडियाज़, उनकी आइडियोलॉजी या उनके पॉलिसीज़ जो हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि एक टसल चल रही है, जैसे तेलंगाना, पंजाब या केरला, तमिलनाडु, ऐसे जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वहाँ पे इन गवर्नर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में ये प्रॉब्लम होती रहती हैं। अगर गवर्नर की बात करें तो जो गवर्नर हैं स्टेट के, इनको अपॉइंट किया जाता है। कौन सा जो आर्टिकल है वो ये एम्पावर करता है? वो आर्टिकल 157 एंड 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, के जो गवर्नर की पोस्ट हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, जो हमने अभी कहा था हम डिस्कस करेंगे। जैसे उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी रिकमेंडेशन से। तो जो क्वालिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 157 एंड आर्टिकल 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है कि अ गवर्नर मस्ट बी एट लीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। उनकी जो एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा है कि ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। वो किसी भी हाउस, वेदर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए। उसके बाद ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी भी ऑफिस ऑफ जो प्रॉफिट है उसको होल्ड नहीं करने चाहिए। ये कंडीशंस हैं, तभी जाके एक गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है एज अ गवर्नर ऑफ स्टेट। इनके पावर्स और फंक्शंस कुछ हम डिस्कस करते हैं। अगर बात की जाए, यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स भी मेंशन किए गए। उसके बाद इनकी कुछ एग्जीक्यूटिव, इनकी जो पावर्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। वो एग्जीक्यूटिव भी होती हैं, वो लेजिस्लेटिव भी होती हैं, और वो डिस्क्रिशनरी भी होती हैं। एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो जितने भी अपॉइंटमेंट्स करते हैं, जैसे किसी स्टेट बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जितने भी चेयरमैन होते हैं, जितने भी हेड होते हैं, उनको अपॉइंट करना। जितने भी लोगों को ये, या फिर जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के जज होते हैं उनको जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। तो ऐसी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो कौन करते हैं? गवर्नर। ये हो गया इनका एग्जीक्यूटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर क्या है कि अगर आप बात करें विधानसभा की, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो जो भी बिल्स पास होते हैं उन पे जो एसेंट है वो गवर्नर का होता है। उसके बाद जितने जो आर्टिकल 200 के अंडर आते हैं उनकी वीटो पावर्स। और उसके बाद क्या है कि जो
अगर गवर्नमेंट जनरल इलेक्शन के बाद जब कोई भी नई गवर्नमेंट बनती है, उसमें जो फर्स्ट जाके स्पीच देते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, वो गवर्नर देते हैं। उसके बाद हर साल फर्स्ट सेशन से पहले भी इनका वहाँ पे जो है एक एड्रेस होता है। डिस्क्रिशनरी पावर क्या है इनकी? जो डिस्क्रिशनरी पावर हैं गवर्नर की, वो भी हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, जब हमने गवर्नर के पावर्स को डिस्कस किया था, कंपेयर किया था प्रेसिडेंट के साथ। तो यहाँ पे है जो कि जो भी डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं, ठीक है, वही स्टेट में जो है कौन होल्ड करता है? वो करते हैं हमारे गवर्नर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। तो ये था आज का एडिटोरियल, जिसको हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे क्विज हैं आज से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्शन कैंपेन जो है वो कब लॉन्च की गई थी? जो कि किसने लॉन्च की है? यू मे ऑल नो दैट दिस डायरेक्ट एक्शन कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय मुस्लिम लीग। कब किया था? 1946 में। सो द सेकंड क्वेश्चन इज इन रेफरेंस टू 1857 रिवॉल्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1857 की रिवॉल्ट के आप कह सकते हैं उनके हमें जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें 1857 के रिवॉल्ट में क्या होता है, इस रेफरेंस में इन पॉइंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है द रिवॉल्ट फेल्ड बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेड टेरिटोरियल एक्सटेंशन एंड सोशल बेस। दूसरा है द रिवॉल्ट फेल्ड बिकॉज सर्टेन इंडियन क्लासेज एंड पीपल सपोर्टेड द ब्रिटिश अथॉरिटी। अगर आपने अपनी जो आपकी क्लासेस थी, जैसे हम 9th 10th में भी पढ़ते हैं ये चीज़, 11th 12th में आपने पढ़ी होगी, NCERTs में पढ़ी होगी, या भी अगर आपने कोई 1857 रिवॉल्ट के बारे में कुछ भी पढ़ा है तो ये ज़रूर पढ़ा होगा कि उसके फेलियर के कॉजेज़ क्या थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ, सी जो है बोथ 1 और 2 जो है इसका आंसर है। तो ये दोनों कॉजेज़ थे जिसकी वजह से ये फेल हुआ था। आप क्या करें कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको ये PDF वहाँ पे मिल सके। एंड डोंट forget to subscribe the channel. Thank you so much and take care.